इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयरिंग्स ब्रिज के बारे में। शेयरिंग्स ब्रिज की सहायता से हम लोग एक्सपेरिमेंटली किसी भी अननोन कैपेसिटेंस का मान डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे ये इस ब्रिज का सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम से हम लोग इसको बैलेंस करके इस ब्रिज को एक अननोन कैपेसिटेंस जो यहाँ पे C लगा हुआ है इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इससे पहले जो हम लोग ब्रिज पढ़े थे, 3 ब्रिज, एक मैक्सवेल ब्रिज में भी 2 था, एक मैक्सवेल एलसी ब्रिज और मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। इसके अलावा था ओवेंस ब्रिज और एंडरसन ब्रिज। तो वो जितने भी ब्रिज थे उनसे हम लोग अननोन इंडक्टेंस का मान कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब हम लोग 3 ब्रिज और पढ़ेंगे, शेयरिंग ब्रिज, और इसके बाद है वीन्स ब्रिज, और लास्ट में डिसाउटीथ ब्रिज। इन तीनों ब्रिज से हम लोग किसी भी अननोन कैपेसिटेंस का मान कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे ये सिलेबस में देख भी सकते हैं, जो आपका ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो पार्ट फर्स्ट थर्मल फिजिक्स का 4 यूनिट है, उसके बाद जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके 4 यूनिट, यानी यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8। तो इसमें देखिए यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो इसमें मैक्सवेल ब्रिज, ओवेंस ब्रिज और एंडरसन ब्रिज, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग शेयरिंग्स ब्रिज पढ़ेंगे, वीन्स ब्रिज पढ़ेंगे और डिसाउटीज ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेगमेंट में हम लोग शेयरिंग ब्रिज देख रहे हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का एसी ब्रिज होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक एसी सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे ये एक हेडफोन लगा हुआ है। तो बैलेंस कंडीशन में एसी ब्रिज के लेक्चर में मैंने बताया था कि बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि ये बैलेंस कंडीशन में ये जो भुजा B से D तक है, इसमें हम लोगों को बैलेंस करके करंट 0 करना होता है, क्योंकि एसी ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ही सिद्धांत पे काम करता है। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लगाएंगे तो बैलेंस कंडीशन में पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। यानी जैसे ये B और D का पोटेंशियल सेम होगा तो B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो इसमें इफेक्टिवली करंट 0 हो जाएगा और ये हेडफोन में हमें कोई आवाज नहीं सुनाई देगा। तो हम बोलेंगे कि हमारा ये जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। ये बैलेंस करेंगे कैसे? बैलेंस किया जाता है ये इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटेंस को वेरी करके। समझ में आया? हो सकता है इसमें और ये वाला वेरिएबल हो, वो कई सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें इसमें से कोई ना कोई 1 या 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट वेरिएबल होते हैं, बाकी सब वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जो भी वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे देखिए R4 और C4 को वेरिएबल दिखाया गया इस सर्किट में, तो हम इस R4 और C4 की वैल्यू बदल बदल के हम ऐसी वैल्यू सेट करेंगे कि यहाँ हेडफोन में हमें आवाज न सुनाई दे। आवाज न सुनाई देने का मतलब करंट 0। असल में जब ये बैलेंस नहीं होता है, जब आप ये हेडफोन लगा के चेक करेंगे इस ब्रिज को, तो इसमें एक बीप की आवाज सुनाई देगी। बीप का आवाज अगर हेडफोन में सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट जा रहा है, यानी ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो पूरा जो गेम होता है वो इसी ब्रिज को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का टेक्निकल मतलब हुआ इस करंट को हमें इस हेडफोन वाले वायर में 0 करना है। इन्हीं की किसी न किसी वैल्यू पे ये हो जाता है, बस उसी पे हम रुक जाएंगे। जैसे ये करंट 0 हो जाएगा, हेडफोन में आवाज सुनाई देना बंद हो गया, बस रुक जाएंगे, हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया। अब हम अपना कंडीशन लगा देंगे। मान लीजिए इस भुजा AB का इंपीडेंस है Z1, इस भुजा AD का इंपीडेंस है Z2 और इस भुजा BC का इंपीडेंस है Z3 और इस भुजा DC का टोटल इंपीडेंस है Z4। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? बैलेंस कंडीशन में होगा Z1 बटे Z3 इक्वल टू Z2 बटे Z4। बस इसी को सॉल्व करेंगे, हमें C का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा Z1 बटे Z3 इक्वल टू Z2 बटे Z4। अब Z1 क्या है? Z1 है भुजा AB, जो आर्म AB है उसका टोटल इंपीडेंस। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आर्म AB को देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस अननोन C और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 लगा हुआ है। तो ये C का इंपीडेंस कितना होता है? C का इंपीडेंस होता है 1/j⍵C हो जाएगा। अब चूंकि ये सीरीज में है तो प्लस ये R1 तो इस रेजिस्टेंस का इंपीडेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस R1। तो ये हो गया Z1 की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो दोनों का इंपीडेंस जुड़ जाएगा। इसी प्रकार Z2 क्या है? टोटल इंपीडेंस ऑफ आर्म AD। तो A से D वाला जो आर्म है इसमें केवल और केवल एक ही कैपेसिटेंस C2 है, तो बस इसका इंपीडेंस हम लोग निकाल देंगे और वो Z2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/j⍵C2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ये Z3 बराबर क्या है? टोटल इंपीडेंस ऑफ आर्म BC। तो BC वाले भुजा में केवल एक रेजिस्टेंस R3 लगा है, तो उसका हम लोग रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है,
हालांकि रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस होता तो उसको हम लोग इम्पीडेंस का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बचा Z4। तो चूंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ये R4 और ये C4 दोनों पैरेलल में हैं, तो अब मान लेते हैं इस भुजा का टोटल इंपीडेंस अगर Z4 है तो क्या हो जाएगा 1/Z4 इज इक्वल टू 1 इंपीडेंस ऑफ दैट रेजिस्टेंस R4 प्लस 1 इंपीडेंस ऑफ दैट कैपेसिटेंस, यानी 1/1/j ओमेगा C4 इतना आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Z4 का मान आ जाएगा। तो देखिए हमें केवल 1/Z4 का ही निकाल के छोड़ देते हैं क्योंकि इसी फॉर्म में ये यूज हो जाएगा आगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 टोटल इंपीडेंस ऑफ CD, क्योंकि Z4 जो है टोटल इंपीडेंस ऑफ CD है, 1/Z4 नहीं, इसीलिए यहाँ पे 1 में करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम यहाँ पे अच्छा हाँ, ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स है। यहाँ पे ये जो AC सोर्स लगाया है, चूंकि ये AC ब्रिज है तो यहाँ पे ये जो AC सोर्स लगाया गया है उसका यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। AC सोर्स है तो जो भी सिग्नल होगा उसका कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा और उसी फ्रीक्वेंसी से हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। वही है AC सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग पूरा मान ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और यहाँ पे मान पुट करके आप लोग बाकायदा इसको सॉल्व करिएगा। मैं एक एक स्टेप सॉल्व किया हूँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट है रियल, ये पार्ट है इमेजिनरी, क्योंकि जे इमेजिनरी नंबर है। वहीं दूसरे साइड ये पार्ट है इमेजिनरी और ये पार्ट है रियल, तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम दोनों पार्ट को इक्वेट करेंगे तो देखिए रियल पार्ट को जब हम इसके बराबर करेंगे, ये रियल पार्ट के बराबर, तो यहाँ से एक हमें बैलेंस कंडीशन मिल जाएगा, DC बैलेंस कंडीशन। और जब इमेजिनरी वाले पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तो ओमेगा और जे ये तो कट जाएगा और यहाँ से C का मान आ जाएगा C2 R4/R3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इस प्रकार से हम C का मान निकाल लेंगे। तो हमने बताया ना कि कोई ना कुछ यहाँ पे जैसे R4 देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, ये देखिए इस सर्किट में देखिए R4 यहाँ पे वेरिएबल है, तो इस R4 के वैल्यू को हम लोग बदल के ब्रिज को हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे तो एक पर्टिकुलर R4 के वैल्यू पे ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और बाकी सभी मान आपको गिवन होंगे। C2 का मान गिवन होगा सर्किट में, R3 का मान भी गिवन होगा, वैल्यू रख देंगे, C का मान आ जाएगा, ठीक। तो ये है इस ब्रिज की थ्योरी। अब हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दिस ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। इस ब्रिज का एक और फायदा है कि इस ब्रिज से हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड भी मेजर कर सकते हैं। दिस ब्रिज इज ऑल्सो, क्यों, अच्छा कैसे मेजर करेंगे, देखिए एक्चुअल में किया जाता है, पहले जो कैपेसिटेंस है उसको एयर में रख लेंगे, फिर उसी कैपेसिटेंस को हम लोग जो भी लिक्विड का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है उसमें हम लोग डुबो देंगे, तो फिर हम लोग दोबारा कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और इन्हीं का रेशियो जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं C = ε0A/d। यहाँ पे ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, लेकिन जब जैसे मान लीजिए एक बार हमने ये एक कैपेसिटेंस निकाल लिए, अब चूंकि कैपेसिटेंस सेम है तो उसका एरिया और उसका जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो सेम होगा, यानी कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस यहाँ पे केवल और केवल देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा जाने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, ये ε0 हो गया। दूसरी बार उसी कैपेसिटेंस को हम लोग लिक्विड में डुबोएंगे तो मान लीजिए उसका नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा ε0 A/d, दोनों को भाग दे देंगे तो ये ε0 आएगा समथिंग। ये तो कहने का मतलब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इसी मीडियम में परमिटिविटी और फ्री स्पेस के परमिटिविटी का रेशियो के बराबर होता है, तो उससे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल लेंगे। This bridge is also used in testing of cable and insulators at high voltage, ठीक। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं शेयरिंग ब्रिज के, ठीक है। तो ये एक हमारा छोटा सा लेक्चर था शेयरिंग ब्रिज पे। आप लोग इतना याद रखिएगा कि शेयरिंग ब्रिज से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, पहली बात अननोन कैपेसिटेंस, और इसके साथ साथ हम लोग किसी लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम लोग इस ब्रिज की सहायता से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।